हेलो बच्चों, मैं संदीप तिवारी साइंस स्टडी सेंटर चैनल पर आपका वेलकम करता हूं फिर से एक बार। बेटा हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो पढ़ रहे थे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सोल्यूशन में क्लास 12th में, तो उसमें आपसे बताया था जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो उसमें कहा था कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी हम पढ़ रहे हैं वो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, याद आया होगा। और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात हम लोग कब कर रहे थे, जब हमारा सल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलिटिक हुआ करता था, जो आयंस नहीं बना रहा था। अब बात ये आती है, याद करिए मैंने जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोला था तो हमने आपसे कहा था कि जब हम ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुकेंगे उसके बाद एक टर्म आएगा जिसको हम लोग नाम देते हैं वांट ऑफ फैक्टर। तो उस वांट ऑफ फैक्टर के बाद उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को फिर से पढ़ेंगे जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें सल्यूट कैसा होता था, इलेक्ट्रोलिटिक, मतलब वाटर में डालने के बाद वो आयन बनाएगा। अभी तक जो सल्यूट था वो वाटर में डालने के बाद आयन नहीं बना रहा था, वो नॉर्मल कॉलिगेटिव था। अब पहले वांट ऑफ फैक्टर हम लोग पढ़ेंगे और वांट ऑफ फैक्टर के बाद वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फिर से थोड़ा सा चेंज करते हुए फिर से पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि वो तो हम पढ़ चुके, थोड़ा सा चेंज जब हम कर देते हैं ना, वही वांट ऑफ फैक्टर को जब उसमें इन्वॉल्व कर देंगे वही नॉर्मल वाली में, उसी नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जब वांट ऑफ फैक्टर को हम इन्वॉल्व कर देंगे तो वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फिर से एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं वांट ऑफ फैक्टर की कि वांट ऑफ फैक्टर है क्या। चलिए, तो वांट ऑफ फैक्टर पे अगर जाएं, वांट ऑफ फैक्टर, और बेटा इस वांट ऑफ फैक्टर को हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। किससे दिखाएंगे? स्मॉल आई से। थोड़ा सा हम इसको बढ़ा दे रहे हैं। चलिए, वांट ऑफ फैक्टर अब है क्या कि बहुत से ऐसे सल्यूट होते हैं, जैसे मान लो हम अगर पीछे याद करिए तो हमने कहा था आपसे कि सल्यूट हमारा यूरिया होगा, सल्यूट हमारा ग्लूकोज होगा, सल्यूट हमारा मान लो कि सुक्रोज होगा या फ्रक्टोज होगा। अगर ये सल्यूट हैं तो ये नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सल्यूट थे। क्या थे? नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सल्यूट थे। मतलब वाटर में डालने के बाद ये आयोनाइज नहीं हो रहे थे, ये आयंस नहीं बना रहे थे, ये आयोनाइज नहीं हो रहे थे, ये आयंस का फॉर्मेशन नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर मान लो कि सल्यूट हमारा NaCl हो जाता, या सल्यूट हमारा MgCl2 हो जाता, या कोई भी और साल्ट ले लेते, सपोज करो एल्युमिनियम सल्फेट ले लेते, या मान लो कि हम कोई भी ऑर्गेनिक एसिड ले लेते, एस्टिक एसिड सपोज करो ले लें, तो इनको वाटर में डालने के बाद होगा क्या, ये हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सल्यूट होंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रोलिटिक सल्यूट होंगे। और ये वाटर में डालने के बाद, ये वाटर में डालने के बाद आयोनाइज हो जाएंगे। और आयोनाइज होना ही नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को एबनॉर्मल बना रहा है। ये अगर सल्यूट पड़े हुए हैं वाटर में, सॉल्यूशन इनका है, तो कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई बेटा? नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई। लेकिन अगर सॉल्यूशन में ये पड़े हुए हैं, सॉल्यूशन इनका है, तो वहां पर हम बात किसकी करेंगे? एब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा, हम इनकी बात कर रहे थे। अब हम थोड़ा सा इन पे बात करने जा रहे हैं, तो उसके पहले हम बात किसकी करने जा रहे हैं? वांट ऑफ फैक्टर की। वांट ऑफ फैक्टर, तो दिमाग में एक बात सेट करिए, ये जो बात हम करने जा रहे हैं ये किसके लिए करने जा रहे हैं? सल्यूट के लिए। वांट ऑफ फैक्टर की बात किसके लिए होगी? सल्यूट के लिए। तो अब आइए थोड़ा सा काम करते हैं, सल्यूट के लिए क्या है, वांट ऑफ फैक्टर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये वांट ऑफ फैक्टर होता क्या है। अब
आई की बात। अब सल्यूट की अगर हम बात करें बेटा, तो सल्यूट हमारा दो टाइप का हो जाता था। सल्यूट हमारा एक क्या था, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक बोला। तो पहले एक बात आप समझ लो पहले से ही, अभी मैं इसको आगे प्रूव भी करूंगा आपको। नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सल्यूट के लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1 होगी। अगर सल्यूट यूरिया है, सल्यूट ग्लूकोज है, सल्यूट फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, तो वो नॉन इलेक्ट्रोलिटिक है, उसके लिए वांट ऑफ फैक्टर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। लेकिन अगर हमारा सल्यूट इलेक्ट्रोलिटिक है, सल्यूट हमारा अगर इलेक्ट्रोलिटिक है, उस केस में जो आई होगा वो लेस देन 1 होगा या मोर देन 1 होगा, या तो आई 1 से ज्यादा या आई 1 से कम होगा। अब ये आ कहां से रहा है, तो पहले एक काम करते हैं, पहले वांट ऑफ फैक्टर को कैसे हम लोग लिखते हैं। बेटा हुआ क्या कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सल्यूट होता है वाटर में डालने के बाद करता क्या है, या तो वो आयन बना लेगा, टूट जाएगा, या तो कई मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना लेंगे। समझो आप ध्यान से, जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात आपसे बोलूं, हमने कहा NaCl है, समझिए ध्यान से एकदम इस बात को, और हमने लिया ग्लूकोज को। तो अगर आप ग्लूकोज को वाटर में डालोगे, अगर ग्लूकोज को आपने वाटर में डाला, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल वाटर में जाने के बाद ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही रहेगा, कुछ नहीं होगा उस पर। जो प्रॉपर्टी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यहां शो कर रहा था वही प्रॉपर्टी वहां शो करने वाला है। लेकिन अगर हमने NaCl को वाटर में डाल दिया बेटा, तो होगा क्या, ये जाकर के Na+Cl- में टूट गया। अब ये बताओ, एक मॉलिक्यूल अगर ये था, या एक मोल बोल दें चाहे एक मॉलिक्यूल बोल दें, अगर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल यहां है, वाटर में डालने के बाद एक ही तो मॉलिक्यूल मिल रहा है। लेकिन अगर NaCl की बात करें, मान लो कि हम इसको बोले कि 1 मोल है या 1 मॉलिक्यूल है सपोज करो, तो वाटर में डालने के बाद जब टूटा, तो अगर ये 1 मोल हम लेकर के बोले, 1 मोल ले लो आप, तो मोल के फॉर्म में ज्यादा सही रहेगा। तो मोल अगर हम बोले कि ये 1 मोल है, तो 1 मोल NaCl को वाटर में डालने के बाद हमको 1 मोल क्या मिलेगा, सोडियम आयन, और 1 मोल क्या मिल जाएगा, क्लोराइड आयन, Cl-। अब बताओ आप, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड कर रही थी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट। अब यहां सल्यूट के पार्टिकल तो सेम रहे, डालने के पहले वाटर में और डालने के बाद पार्टिकल सेम रहे, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आनी थी वो आएगी। लेकिन अगर हमने NaCl को वाटर में डाला कितना मोल, 1 मोल, और मिला वाटर में जाने के बाद वो कितने मोल शो करने लगा, 2 मोल। जब 2 मोल शो करने लगा, तो जो प्रॉपर्टी आनी चाहिए थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास, क्या वो प्रॉपर्टी हमको मिल पाएगी, नहीं मिलेगी। चेंज दिखेगा आपको। चेंज क्या दिखेगा कि हो सकता है यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर 2.5 हो, तो यहां पर जाने पर हो सकता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर आना क्या चाहिए था, 2.5। नॉर्मल कंडीशन में क्या था, 2.5। लेकिन जब हमने NaCl को वाटर में डाला, तो या तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो ऑस्मोटिक प्रेशर था वो या तो 2.5 से कम आने लगेगा या तो ज्यादा आने लगेगा। तो आप खुद समझ सकते हो आप कि नॉर्मल कंडीशन में कितना आना चाहिए था, 2.5। लेकिन अब नॉर्मल कंडीशन शो करने लगा कि नहीं, क्या शो करने लगा, 2.5 से या तो कम या तो ज्यादा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ मोल्स या तो बढ़ जाएंगे या तो घट जाएंगे। समझिए बात को, मोल कब बढ़ रहा है, जब आयन बना रहा है, टूट रहा है। और मोल घटेंगे कब, अगर यही पर एक एग्जांपल और दिखा दें आपको, इसका एग्जांपल देख लो आप। सपोज करो कि मैं एसिटिक एसिड ले लूं, अभी मैं पूरा इसको वांट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में कैलकुलेट करा लूं। एसिटिक एसिड है,
और अगर इस एसिटिक एसिड को आप वाटर में डाल दो तो होता क्या है, डाइमर बनाता। जो डाई मतलब दो, मर मतलब मर्ज होना, दो मॉलिक्यूल्स का आपस में जुड़ना। 3 जुड़ेंगे ट्राइमर, 4 जुड़ेंगे टेट्रामर, और बहुत से जुड़ गए तो उसको हम बोल देते हैं क्या, पॉलीमर। तो एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे ही वाटर में डालते हैं ये जाकर के डाइमर बनाता। कितने मोल थे ये 2 मोल है। ये कितने मोल है, 2 मोल। और जाकर के ये डाइमर जब बना देता है तो ये इस फॉर्म में दिखेगा ऐसा। तो ये बताओ, यहां कोएफिशिएंट 2 था तो 2 मोल, यहां कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो ये कितना मोल हो गया, 1 मोल। अब बताओ आप, वाटर में डालने के बाद नंबर ऑफ मोल्स तो घट गया, क्या यहां घटा था, नहीं घटा। तो क्या बोला इसको, नॉर्मल। यहां बढ़ा, यहां क्या हुआ, घट गया। तो ये दोनों कौन सी कंडीशन को शो करेंगे, एबनॉर्मल। लेकिन ये कौन सी, नॉर्मल। अब आप समझ गए होंगे कहां पे कौन सा चीज यूज करना हमको। तो जो वांट ऑफ फैक्टर बेसिकली हम यूज करने जा रहे हैं वो कहां के लिए करने जा रहे हैं, जब हमारा सल्यूट इलेक्ट्रोलिटिक होगा। वाटर में डालने के बाद या तो आयन में टूट जाए या डाइमर बना दे, टेट्रामर बना दे, ट्राइमर बना दे, पॉलीमर बना दे। ठीक है, अब आते हैं हम अपने एक्चुअल पार्ट पर, वांट ऑफ फैक्टर पर। हमने आपसे एक बात बोला था कि वांट ऑफ फैक्टर की जो वैल्यू, इसको दिमाग में लेके चलिएगा तो ज्यादा प्रूव करने में आसानी होगी। नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सल्यूट के लिए आई की वैल्यू हमेशा 1 होगी, इलेक्ट्रोलिटिक के लिए आई की वैल्यू 1 से ज्यादा या 1 से कम होगी। अब ज्यादा और कम यहां से आप समझ सकते हो, अगर आयन बढ़ेगा तो हो सकता है आई ज्यादा हो जाए, आयन घटेगा तो हो सकता है आई कम हो जाए। अब कैसे कम होगा ज्यादा होगा उस पे बात है वापस। चलिए बेटा, अब हम इस पे वांट ऑफ फैक्टर की अगर बात करें तो वांट ऑफ फैक्टर को पढ़ने के पहले एक फार्मूला हम लोग पढ़ लेते हैं पहले, कि वांट ऑफ फैक्टर को हम लोग निकालेंगे कैसे। एक सेकेंड यार, अब एक फार्मूला क्या है कि अगर हमको आई की वैल्यू निकालना है तो कुल मिलाकर के क्या दिखा कि सल्यूट या तो एसोसिएट, जुड़ना मतलब एसोसिएट हो रहा है, या तो सल्यूट डिसोसिएट हो रहा है ना। तो अब करना क्या है हमको, I इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है I का, वांट ऑफ फैक्टर का, I इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स after dissociation और एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बाद टोटल मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ये फार्मूला हमको अप्लाई करना है किसके लिए, वांट ऑफ फैक्टर के लिए, कि हमको वांट ऑफ फैक्टर से ये पता हो जाएगा कि एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ मोल्स और डिसोसिएशन के पहले नंबर ऑफ मोल्स जो था सल्यूट का, उनका जो रेशियो होगा वही क्या दे रहा है, वांट ऑफ फैक्टर। तो आई क्या हुआ, द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन टू और एसोसिएशन टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। क्लियर है। अब यहीं पर बात हम करते क्या है, एग्जाम्पल वाइज इसको लेते हैं, केस हम ए लेते हैं। ए क्या है, फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सल्यूट, फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सल्यूट। अब बताओ, इलेक्ट्रोलिटिक सल्यूट में दो बात हो रही थी कि या तो सल्यूट डिसोसिएट हो रहा था या तो एसोसिएट हो रहा था। तो अब उसमें बात यह है कि या तो डिसोसिएट या एसोसिएट, तो दोनों को हम अलग अलग लेकर के चलते हैं। इसमें हम पहला केस बना देते हैं फॉर डिसोसिएशन। सपोज करो
कि सल्यूट हमारा डिसोसिएट हो रहा है। तो हम एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं, उसके बाद एक जनरल फार्मूला बना रहे हैं बेटा, ठीक है। अब डिसोसिएशन अगर हुआ, अगर डिसोसिएशन हुआ, सपोज करो कि हमने कहा कि AB हमारा एक साल्ट है, सल्यूट है, और इसको हमने वाटर में डाल दिया, एक्वस मीडियम में डाला, और डालने के बाद A प्लस और B माइनस में डिसोसिएट हो गया। यहीं पर मैंने कहा T इज इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल कंडीशन में सपोज करो AB का 1 मोल था, तो ये कितना मोल होगा 0, और ये कितना होगा 0। T इज इक्वल टू 0 में डिसोसिएट नहीं हुआ, तो आफ्टर टाइम T टाइम के बाद, अब हमको नहीं पता ये कितना टूटा, पूरा भी टूट सकता है, कुछ पार्ट भी टूट सकता है, हमको एग्जैक्ट नहीं पता है। तो हमने कहा मान लो कि T टाइम के बाद अल्फा टूट गया। अल्फा यहां पर हम जो बोलेंगे, अल्फा यहां पर होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा को क्या बोलेंगे हम लोग, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि कितना परसेंट, कितना पार्ट डिसोसिएट हो रहा है। तो हमने कहा AB अल्फा टूट गया, तो ये बताओ T टाइम के बाद बचा कितना, 1 माइनस अल्फा, और ये बनेगा कितना, अल्फा ये बनेगा, अल्फा ये बनेगा। T टाइम के बाद हमको ये पता हो गया कि ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, ठीक। टोटल मोल्स की अगर मैं बात करूं, टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद टोटल मोल्स की अगर बात करें, क्या होगा बेटा, ये कितना 1 माइनस अल्फा, ये कितना अल्फा, ये कितना अल्फा, तो ये बन गया क्या, कैंसिल हुआ, ये बन गया टोटल मोल आया। अब आ जाओ आई निकालते हैं। आई का फार्मूला क्या था बेटा, आई इज इक्वल टू टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, कितना है 1 प्लस अल्फा, बिफोर कितना था 1 मोल, तो 1 तो कोई मतलब नहीं हुआ, क्या आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, अल्फा क्या था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्लियर। अब यहां पर बात दो आएगी, एक जनरल फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला आपको दिखा दे कैसे, ये बताओ आप कि कितने आयंस बने, 2 आयन बने। अब 2 आयन बने तो अल्फा के साथ यहां पर वैल्यू कितना आ रही होगी, 1 आ रही है। अगर मान लो कि 3 आयन बनते, ये 1 आयन होता, ये 2 आयन होता, 2 मोल होता, ये 1 मोल, ये 2 मोल, तो ये अल्फा बनता, तो ये 2 अल्फा बनता, तो टोटल आयन कितने हो जाते 3 मोल। तो एक जनरल बात, 3 यहां 2 बने तो यहां कितना है 1, 3 होते तो यहां कितना आता 2। तो एक जनरल फार्मूला क्या बना दे रहे हैं, इसको जनरल फार्मूला हम इसको बना रहे हैं, क्या इसको मेन है बेटा, इसी को हमको लेके चलना है। तो एक जनरल फार्मूला हमारे पास ये बन के आएगा, जनरल फार्मूला ये आ जाएगा I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, और n क्या है, ये है नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस। लेकिन बात ध्यान रखिएगा बेटा कि ये फार्मूला हम लोग फॉर डिसोसिएशन यूज कर रहे हैं, फॉर डिसोसिएशन। तो जब भी हम डिसोसिएशन की बात करेंगे तब हम फार्मूला क्या यूज करने वाले हैं, I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। अल्फा क्या है, कितना परसेंट वो डिसोसिएट हुआ, क्लियर। अब एक बात आती है, क्या इसको मैं हटा दूं,
अब यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट ये आ जाएगी कि जो डिसोसिएशन जिन सॉल्यूट्स का हो रहा है वो भी दो टाइप के हो जाते हैं, वो भी दो टाइप के हो जाएंगे। एक क्या होता था याद करो आप, स्ट्रांग, और एक होता है वीक। जो 100% टूटा वो स्ट्रांग, जो 100% नहीं टूटा वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अब इसी फार्मूले को, जो हमारा फार्मूला आया है I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, इसी फार्मूले को हम लोग अब दो सल्यूट पर, डिसोसिएशन के लिए दो सल्यूट पर यूज करने जा। कौन कौन से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक सल्यूट और वीक इलेक्ट्रोलिटिक सल्यूट, या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे बोल रहे। ठीक है, तो अब यही बात हम फिर से ए कर रहे हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनका डिसोसिएशन, इनका जो डिसोसिएशन होता है 100% होगा, 100% डिसोसिएट्स। हम लिख सकते हैं क्या कि जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उनका डिसोसिएशन 100% होगा, और 100% का मतलब अल्फा की वैल्यू 1। अब एक कंफ्यूजन यहां हो सकता है बेटा, अल्फा को परसेंट जब दिखाना होता है तो परसेंट के फॉर्म में होगा, उसको हम अल्फा को मीजर हमेशा 1 के रिस्पेक्ट में करते हैं। और 1 के रिस्पेक्ट का मतलब यह हुआ कि जैसे अल्फा हमने लिखा कि 90%, इसका मतलब कि 90% डिसोसिएशन हो रहा है, तो इस अल्फा को जब हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे ना तो वो हो जाएगा 0.9। हमने लिखा अल्फा इज इक्वल टू 40%, इसका मतलब ये भी 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए जब हम कैलकुलेशन में अल्फा लिखेंगे तो ये अल्फा कितना लिखा जाएगा, 0.4। क्लियर? तो 100% का मतलब अल्फा क्या, 1। ठीक है, अब आते ही इसी फार्मूले को अगर मैं लगाऊं इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो क्या बन जाएगा बेटा, I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। अल्फा क्या रखने जा रहे हैं, 1, तो I इज इक्वल टू क्या बना, 1 प्लस n। आयन हमको पता होगा, आयन पता होगा। अब जितने भी आयन होंगे, अब जैसे एग्जांपल देख लो, इसका एग्जांपल लेके दिखाते हैं आपको, एक मिनट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर उम्मीद करते हैं पहचानते होंगे, फिलहाल एग्जांपल में लिख दे रहा हूं। एग्जांपल जैसे हमारे पास HCl हो जाए, H2SO4 होता, या हमारे पास HNO3 होता, नाइट्रिक एसिड होता, तो ये सब हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग बेस ले लो आप, स्ट्रॉन्ग बेस में जैसे आप ले लो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो आप, तो ये सब हमारे कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं। ठीक है, तो इनके लिए अल्फा हमेशा क्या होना है, 1। और अल्फा अगर इनके लिए हमेशा अगर 1 है, अब एक एग्जाम्पल इनमें से किसी एक को लेके मैं दिखा रहा हूं। एग्जाम्पल देखो आप, सपोज करो कि हमने कहा कि हमारे पास जितने भी साल्ट है वो भी है। अब जैसे मान लो NaCl था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जितने भी दुनिया के साल्ट होते हैं बेसिकली मैक्सिमम आप 99% बोल सकते हो कि सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और जितने भी साल्ट सब क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो हम NaCl साल्ट लेकर के बात कर रहे हैं। अब इसको वाटर में डाला तो क्या देगा बेटा, Na प्लस और Cl माइनस। अब बताओ इसका अल्फा क्या लेना है, 1। आयन कितने बने, 2। तो अब I क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू 1 प्लस आयन 2 माइनस 1 इंटू अल्फा क्या रखना है, 1। कितना बना, I इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 1, I कितना आ गया, 2 आ गया। I कितना आया, 2 आया।
एक एग्जाम्पल और दिखा दें, उसके बाद में एक इसका एक कंक्लूजन भी आपको दिखा रहा हूं, इसका जो हम लोगों को डायरेक्ट करना होता है। सपोज करो कि हम H2SO4 की बात कर रहे होते, तो H2SO4 को अगर आप वाटर में डालोगे तो ये 2H प्लस एंड SO4 डबल माइनस देगा। अब आप बताओ कितने आयन हुए? 2 आयन, और ये कितना? एक, मतलब 2 मोल 1 मोल, तो टोटल मोल्स कितने हो गए? 3 मोल्स। n की वैल्यू, अब आई अगर रखोगे n की वैल्यू क्या दिख रही? 1 प्लस n की वैल्यू 3 माइनस 1, अल्फा क्या रखना है? 1। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं, तो ये 2 हो गया, तो ये हुआ 1 प्लस 2, आई की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 3। आप अगर ध्यान से देखो तो किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो आई होगा वो नंबर ऑफ आयंस के इक्वल होगा। दिमाग में एकदम बात सेट करिए इसको। अगर हमसे कहा कि कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो आपको पहली बात दिमाग में एकदम आ जानी चाहिए कि यार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा की वैल्यू 1। फिर आपसे पूछा यार ये बताओ उसका वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा, तो अगर स्ट्रॉन्ग बोल दिया, अल्फा 1 बोल दिया, या अल्फा 1 हमारे दिमाग में आ चुका है, तो हम सीधे बोलेंगे कि जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे या आयंस के जितने मोल्स होंगे वही आई की वैल्यू होगी। भाई यहां पर कितने आयन बने? 2 आयन। यहां पर कितने? तो आई की वैल्यू 2 आई। यहां आयन कितने? 3 बने, तो यहां कितना? 3 आई। तो स्ट्रॉन्ग के लिए जितने आयंस उतना ही वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू होगी, कुछ नहीं सोचना। जैसे अब यहीं पर मैं एग्जांपल आपको देता हूं, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपसे मैं कहता कि K4FeCN6 ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब इसमें हमने कहा, इसमें आपसे हमने कहा कि ये बताओ इसका वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है मान लो। अब इसको वाटर में डालेंगे तो टूटता कैसे है? 4K प्लस FeCN6 ये, और -4 यहां पर। ये कितना मोल हुआ? 4 मोल। ये कितना मोल है? 1 मोल। तो टोटल मोल कितने हो गए भैया? 5 मोल। हमने क्या बोला? अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका आई नंबर ऑफ आयंस के इक्वल होगा, इसका वांट ऑफ फैक्टर 5 होगा। अब एक बड़ा कंफ्यूजन होता है और हमारे दिमाग में कभी कभी क्वेश्चन में अल्फा दिया होता है किसी क्वेश्चन में कि यार उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 20% है, 80% है, वो दिया रहता है। अगर क्वेश्चन में अल्फा 20%, 40%, 80% कुछ भी दिया हुआ है तो एकदम बात समझ लीजिए कि वो बात किसकी करवाना चाह रहा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट की। अगर क्वेश्चन में अल्फा की बात ही नहीं किया है और आपने समझ लिया कि यार ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या साल्ट है, अल्फा नहीं दिया है, तब आपको ये मान ही लेना पड़ेगा कि उसका अल्फा कितना? 1 होगा। इसका मतलब डिसोसिएशन उसका कितना हो रहा है? 100% हो रहा है। अगर दिया है तो कंफर्म है बात किसकी करना चाह रहा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट की। अभी हमने वीक की बात नहीं किया, लेकिन अगर अल्फा नहीं दिया है तो वहां पर बात अल्फा 1 माना जाएगा, 100% डिसोसिएशन माना जाएगा, और जितने आयंस वहां पर बन रहे होंगे वही वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू होगी। क्लियर? अब थोड़ा सा इतनी उम्मीद कर सकते हैं तो दिमाग में आपकी बात बन गई होगी कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा बात कर लिया जाए किसके लिए। हम अभी डिसोसिएशन पे ही चल रहे हैं बेटा।
अब यही डिसोसिएशन की बात हम लोग थोड़ा सा करने जा रहे हैं किस पर, वीक इलेक्ट्रोलाइट पर। अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट अगर वीक होता तो क्या होता, तो इसको मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए चल रहा हूं। अब देखिए कैसे, फार्मूला याद रखिएगा, क्या रखना है बेटा, I इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 अल्फा। अब यहीं पर अगर हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, बी कर लिया हमने, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं यह समझना पड़ेगा आपको। पहले यह समझ लीजिए कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की जो वैल्यू होगी, अल्फा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1, या हम ऐसे कह सकते हैं कि अल्फा ऑलवेज लेस देन 1, एक से कम होगा हमेशा अल्फा। दूसरी बात, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो जितने भी वीक एसिड होंगे वो सब वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। अब वीक एसिड में जैसे मैं कहूं आपसे कि यार हाइड्रोजन साइनाइड ले लो आप, एसिटिक एसिड ले लो आप, एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड ले लो आप, सब वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जितने भी वीक बेस होंगे, जितने भी वीक बेस होंगे, वीक बेस में कैसे, आपका अमोनिया वीक बेस है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, वीक बेस है, ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं, जो 100% डिसोसिएट नहीं होंगे। ठीक, अब यहीं पर बात ये कि यहां पर करना है कि फार्मूला कैसे अप्लाई करना है इनका। बेटा हमारा फार्मूला क्या था, I इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 अल्फा, यही था। अब सपोज करो कि हमको दे दिया जाए, एग्जाम्पल लेके मैं बात करना चाह रहा हूं, एग्जाम्पल देखो आप, सपोज करो कि हमको अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे दिया जाए, या एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग थोड़ा सा इस पे बात कर ले, ज्यादा क्लियर होगा आपको। एग्जाम्पल क्या है, क्योंकि अल्फा के वैल्यू को लेकर के चलेंगे ज्यादा सही रहेगा। देखिए एग्जाम्पल क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज 40%। अब हमने क्या बोला था कि अगर आई आपको दे दिया तो मान लो कि वो किसकी तरह काम करेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह, भले ही याद करके हम बैठे हो कि यार स्ट्रांग था, अगर दे दिया तो वीक ही वहां मान रहा है वो। ठीक है, अब करना कैसे बेटा, ये हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड था, फार्मूला हम लगाने जा रहे हैं लेकिन थोड़ा देख लो, इसको तोड़ोगे आप क्या देगा, ये NH4 प्लस OH माइनस, कितना मोल बना, 1 मोल ये 1 मोल ये, टोटल मोल कितने हो गए, 2 मोल हो गए। अब जब टोटल मोल 2 हो गए तो अब आ जाओ, n की वैल्यू आ गई, I इज इक्वल टू 1 प्लस n की वैल्यू 2 माइनस 1। अब अल्फा 40% मतलब अल्फा 0.4, अल्फा 0.4, तो ये हो गया कितना 0.4, तो ये कितना 1 प्लस ये बन गया 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 मत इंटू 0.4, तो ये 0.4, आई की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1.4 आ गई, आई की वैल्यू 1.4। यहां पर आयन कितने बने थे, 2, लेकिन नंबर ऑफ आयंस के इक्वल आई की वैल्यू नहीं आ रही है। आयन के इक्वल आई की वैल्यू कब आ रही थी, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था। क्लियर है,
ये बात समझ में आई बेटा? तो अल्फा की वैल्यू हमको दिया रहेगा, हम इस फार्मूले को लगा करके निकाल सकते हैं कि वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू क्या होगी। बढ़ते आगे। अब इसमें क्या है, दूसरा केस हम लोगों का था, हमने कहा कि कुछ टूटेंगे और कुछ क्या होंगे, जुड़ेंगे, मतलब डाइमर बनाएंगे, ट्राइमर बनाएंगे, पेंटामर बनाएंगे, जो भी बनाएंगे। तो उन पे थोड़ी सी अब बात कर लिया जाए। बात किस पे? डिसोसिएशन के लिए। अभी हम किसके लिए कर रहे थे? इलेक्ट्रोलिटिक की ही बात कर रहे हैं, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक की बात नहीं कर रहे हैं ये सब। चलिए आइए, अब यहीं पर मैं दूसरा पार्ट लेता हूं, फॉर एसोसिएशन। मान लो सल्यूट ऐसा है कि वाटर में डालने के बाद जुड़ गया। अच्छा, एक बात दिख रही है हर केस में, जो आपका डिसोसिएशन वाला केस आया वहां आई की वैल्यू आप देखो ध्यान से, आई की वैल्यू डिसोसिएशन वाले जो दोनों केस दिखाया आपको, स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों केस दिखाया, वहां पर आई की वैल्यू क्या हो रही थी? n-1 अल्फा। तो आई की वैल्यू 1 प्लस, मतलब आई की वैल्यू हमेशा 1 से क्या हो रही थी? ज्यादा। अब कभी कभी क्वेश्चन यहां से भी बनता है, आपको दे दिया डिसोसिएशन के पहले मोल, डिसोसिएशन के बाद मोल दे दिया, या कह दिया कि एक सल्यूट है, वाटर में डालने के बाद इतने मोल थे, इतने मोल बन गए, 2 मोल था 5 मोल बन गए। पहले कितना मोल? 2 मोल, पानी में डालने के बाद कितने मान लो 5 मोल आ गए। अब आपसे पूछा कि ये बताओ वो डिसोसिएट हुआ कि एसोसिएट हुआ? ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। या कभी कह दिया कि यार एक सल्यूट है, वाटर में डालने के बाद उसका वांट ऑफ फैक्टर 1.7 आ गया, आई 1.7। अब आई 1.7 आ गया, अब आपसे वहां भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो डिसोसिएट हुआ कि एसोसिएट। तो एक बात दिमाग में रखना है क्या, कि फॉर डिसोसिएशन, अगर डिसोसिएशन हो रहा है उस केस में जो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से ज्यादा होगी। आइए एसोसिएशन पे बात कर लिया जाए। बेटा इसमें क्या है कि ये एसिटिक एसिड हमारा है, और इस एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टी है कि जब इसको पानी में डालते हैं तो ये जाकर के डाइमर बना देता है। डाइमर का मतलब 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। तो एसिटिक एसिड का कितना मोल ले लिया? 2 मोल। तो 2 मोल ही तो जाके जुड़ क्या बना रहा है? 1 मोल बना रहा है। अब अगर ये बताओ आप, सपोज करो T = 0 पर भी, मैं इसका भी फार्मूला बना रहा हूं, मान लो कि ये कितना होता? 1 मोल होता, तो ये कितना? उसमें तो 0। लेकिन अगर आपसे कहा कि T टाइम के बाद ये डाइमर बना लिया, जुड़ गया, 2 से 1 हो गया, तो मान लो T टाइम के बाद इसने अल्फा, इसका डाइमर बन गया, अल्फा बना, अल्फा। तो जितना ये डाइमर बनाएगा उसका आधा ही तो बनेगा भाई। ये 1 से 2 से कितना बना? 1। तो अगर अल्फा है तो ये कितना होगा? अल्फा/2। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये कितना होगा? अल्फा/2। अब अगर हम कहें कि टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, तो एसोसिएशन के बाद कितने मोल दिख रहे हैं आपको? ये कितना? 1 - अल्फा, और ये कितना? अल्फा/2। तो ये हुआ कितना? 1 - अल्फा/2, यही हुआ। अब अगर आई आप यूज करो, आई निकालो, तो आई का फार्मूला क्या था? टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर। तो आफ्टर कितना है? 1 - अल्फा/2, बिफोर कितना? 1। तो क्या बन जाएगा? I = 1 - अल्फा/2। तो एक बात यहां पर थोड़ा सा आपको मैं जनरल फार्मूला इसका भी दिखा दूं। इसका जनरल फार्मूला याद रखिएगा, अगर एसोसिएशन के लिए I निकालना है तो 1 - 1/n - 1 ×
अल्फा चाहे कर लो, चाहे आप बीटा भी कर सकते हो, बीटा भी कहीं कहीं लिखा होता है, चलो हम अल्फा लेके चल रहे हैं तो अल्फा ही लिखते हैं। तो ये फार्मूला हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो एक काम करते हैं हम लोग इसको यहाँ पर मैं बीटा लिख दे रहा हूँ तो या बदल जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं बीटा लिख दे रहा हूँ यहाँ पर जनरल फार्मूले में, तो ये बीटा हो गया। और बीटा को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये हो जाएगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएट कितना होगा, कितना परसेंट, अब वही उसी फॉर्म में यूज होगा जैसे अल्फा वैसे बीटा। अब 20% मतलब बीटा कितना रखोगे, 0.2, 20% मतलब बीटा 0.2, 80% कहा एसोसिएशन हो रहा है, तो 80% मतलब बीटा कितना 0.8। तो ये फार्मूला याद रखना हमको। अब ऐसे समझो आप n की वैल्यू कितना थी, अब ऐसे देखो आप ये चीज चेक करने चल रहे हैं हम, ये वाली चेक करने चल रहे हैं कि ये कहां से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें थोड़ा देखो इसको आप, n की वैल्यू 2 थी, अब n की वैल्यू 2, नंबर ऑफ मोड्स यहां से स्टार्ट करना था इक्वेशन पे देख करके। n की वैल्यू 2 तो रखो यहां पर n की वैल्यू 2 -1, तो ये कितना हुआ, ये हो गया ये 1/2 -1, तो ये -½ हो गया, माइनस कर दो, क्लियर। अब यहां पर हुआ क्या, एक सेकेंड यहां पर, एक सेकेंड हाँ यार, ये अब यहां पर क्या हुआ कि ये -1 और ये -1 जब इधर आया तो माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया क्या, i = 1 - 1/2। इसका मतलब जो ये वैल्यू आएगी वो 1 से कम आएगी। तो यहां से कंक्लूजन हमारे पास ये निकला, हमारे पास कंक्लूजन क्या आ रहा है वो समझ लो आप। तो n की वैल्यू इक्वेशन से लेना पड़ेगा। अब कंक्लूजन यहां पे निकला क्या कि अगर फॉर एसोसिएशन, अगर एसोसिएशन हो रहा है उस केस में i की वैल्यू <1। अगर हमारे पास सल्यूट का डिसोसिएशन हो रहा है तो उस केस में i की वैल्यू <1। ये दो केस आए और इसमें हमने आपको एसोसिएशन वाले में दो केस दिखाया, स्ट्रॉन्ग और वीक का। तीसरा मामला यहां पर क्या है, ये बात सबको समझ में आई, i 1 + 1/2 -1 इंटू बीटा। बीटा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, कितना परसेंट एसोसिएट हो रहा है, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा आपको लास्ट चीज इसमें मैं दिखा दूं इसी वांट ऑफ फैक्टर के लिए, कि जो हमारा नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सल्यूट था उसके लिए हम क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं। जो नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सल्यूट था उसके लिए हम ये सारी चीजें वांट ऑफ फैक्टर क्यों हम क्या लेंगे या क्यों अभी तक हम वांट ऑफ फैक्टर उसके लिए यूज नहीं किया, इनकी बात कर लिया जाए। चलिए बी केस हम लेते हैं बेटा, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सल्यूट जो स्टार्ट किया था, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सल्यूट। अब नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सल्यूट कौन से होंगे ये जानते ही हो आप, कौन कौन से, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या स्टार्च बोल सकते हैं, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलिटिक हैं, लेकिन इनके अल्फा की जो वैल्यू होगी इनका डिसोसिएशन नहीं होगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 0। इनका जो अल्फा होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन, बीटा जिसको बोल रहे थे, दोनों की बात करें, कॉमनली हम अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल रहे हैं, उनकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0। अब आपने फार्मूला क्या लिखा था, i = 1 + n-1 अल्फा। अब आप बताओ, आयन छोड़ो, ये वैल्यू क्या, 0, टूटा ही नहीं, और जब टूटा ही नहीं तो आयन कहां से बनाएगा, n की वैल्यू क्या, 0।
n की वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, तो इनका वांट हाफ फैक्टर कितना रहेगा? हमेशा 1 रहेगा। इसीलिए अभी तक जो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे उनके लिए वांट हाफ फैक्टर की बात नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनका वांट हाफ फैक्टर फिक्स है, कितना होगा? 1 होगा। ज्यादा और कम वांट हाफ फैक्टर आने पर प्रॉपर्टी बदल जाती है और उसी प्रॉपर्टी के केस में हम उसको नॉर्मल से किस में पढ़ने लगते हैं? एबनॉर्मल में। क्लियर बात? अब ये यूज कैसे जो वांट ऑफ फैक्टर है, तो ये बात समझ पाए होगे बेटा कि वांट ऑफ फैक्टर नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट के लिए हमेशा 1 होगा। जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखा था उसकी और भी फार्मूले हो जाते हैं। वो फार्मूला क्या है? I इज इक्वल टू, अब सुनिए एक फार्मूला और बनता है, I इज इक्वल टू नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन, सॉरी ये उल्टा लिख दिया, I इज इक्वल टू एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये है जो पढ़ रहे थे वो क्या थे बेटा? नॉर्मल। इसका मतलब अगर हम लिखें कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो हम बोलेंगे I इंटू नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर किसी भी कॉलिगेटिव नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को I से मल्टीप्लाई कर दे तो वो नॉर्मल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एबनॉर्मल में। ठीक है। अब इसी को बेटा ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल बोलते हैं। थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसको ऑब्जर्व बोलते हैं। तो इसको ये किसी बुक में आप देखते भी हो कि इसको हम ऑब्जर्व सीपी बोल देते हैं और इसको हम लोग बोल देते हैं क्या? थ्योरेटिकल। तो दोनों लिखा मिल सकता है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए नॉर्मल एबनॉर्मल लेके चलिए, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है। तो जो हमारे पास थ्योरी से मिला, थ्योरी से क्या मिला कि वांट ऑफ फैक्टर यार 2 होगा, वो थ्योरी से आया। अब पता चला कि वाटर में डालने के बाद आई उसका बदल रहा है। 2 कहां से आया था? जब आई 1 था, वांट ऑफ फैक्टर 1 था। लेकिन मान लो उसका वांट ऑफ फैक्टर कि यार 1.6 आ रहा होता, तब तो 2 इंटू 1.6 करते तो जो वैल्यू आती, अब वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल गई तो थ्योरेटिकल से किस में कन्वर्ट हो गई? ऑब्जर्व। हमको दिखा कि यार इतना होना चाहिए, लेकिन वो आया नहीं। ऑब्जर्व किया तो क्या आया? दूसरा कुछ दिखने लगा। वो क्यों हुआ? क्योंकि वांट ऑफ फैक्टर चेंज हो रहा था। क्लियर बात? तो इसी पर स्टॉप करते हैं बेटा। इसी के आगे अब हम लोग थोड़ा सा इन्वॉल्व करेंगे अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को, जो हमारी नॉर्मल थी, अब उसको हम अब इसी से यहां से कंटिन्यू करेंगे और इसी नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे किसमें? एबनॉर्मल में। ठीक है। ओके, थैंक यू।